नमस्कार। जब हम भारत की तरक्की की बात करते हैं तो अक्सर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, शहरों और इंडस्ट्रीज का ख्याल आता है। पर भारत की असली कहानी, उसकी असली नींव हमारे पैरों के ठीक नीचे दबी है। जी हाँ, ये भारत की मिट्टी की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो तय करती है कि हम क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं और असल में हम हैं कौन। तो आइए इस छिपी हुई दुनिया को थोड़ा करीब से जानते हैं। तो फिर ये सवाल तो बनता है कि भारत का असली खजाना आखिर छिपा कहाँ है। देखिए, ये सोना चांदी या हीरे जवाहरात में नहीं है। ये तो उस जिंदगी देने वाली परत में है जो हमारे खेतों, जंगलों और पहाड़ों को ढके हुए है। चलिए, आज इसी अनमोल धन की पड़ताल करते हैं। देखिए, अगर हम ऑफिशियल क्लासिफिकेशन की बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के मुताबिक भारत में 8 मेन तरह की मिट्टियां हैं। लेकिन आज हम उन 4 पर फोकस करेंगे जो देश के सबसे बड़े हिस्से को कवर करती हैं और जिनका हमारी जिंदगी पर सबसे गहरा असर पड़ता है। तो चलिए मिलते हैं भारत की 4 सबसे प्रभावशाली मिट्टियों से। ये सिर्फ जमीन के अलग अलग प्रकार नहीं हैं, बल्कि ये वो किरदार हैं जो भारत की कृषि की पूरी कहानी लिखते हैं। और हर एक की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक अलग खासियत है। लिस्ट में सबसे पहले आती है जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम भारत का अन्न भंडार भी कह सकते हैं। ये देश की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है, जो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए सेडिमेंट्स यानी गाद से बनती है। सच तो यह है कि हमारे देश की फूड सिक्योरिटी काफी हद तक इसी मिट्टी पर टिकी हुई है। और इसका फैलाव देखिए, भारत की लगभग 1/4 जमीन पर यही मिट्टी फैली है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी कुदरती उपजाऊ शक्ति, जिसकी वजह से इसमें खाद वगैरह की जरूरत बहुत कम पड़ती है। और यही वजह है कि हमारे देश के ज्यादातर चावल के खेत इसी मिट्टी पर बसे हैं। अब आगे बढ़ते हैं काली मिट्टी की तरफ। इसकी सबसे बड़ी खासियत है पानी को सोख कर रखने की इसकी कमाल की क्षमता। आप इसे एक नेचुरल स्पंज की तरह समझ सकते हैं। और इसका यही गुण इसे कुछ खास तरह की फसलों के लिए बहुत कीमती बना देता है। इस मिट्टी की कहानी ना ज्वालामुखी से शुरू होती है। ये असल में लावा की चट्टानों के टूटने से बनी है, इसीलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। महाराष्ट्र जैसे इलाकों में फैली ये मिट्टी कपास यानी कॉटन के लिए इतनी शानदार है कि लोग इसे कपास की मिट्टी भी बुलाते हैं। पता है, इसका एक और बड़ा दिलचस्प नाम है सेल्फ प्लॉइंग सॉइल, यानी खुद ब खुद जुताई करने वाली मिट्टी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये नमी को बहुत अच्छे से पकड़ कर रखती है, जिससे सिंचाई की जरूरत कम पड़ती है। और जब ये सूखती है तो इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं जो बिल्कुल खेत की जुताई जैसा असर करती हैं। अच्छा, तो अब बारी है हमारी अगली मिट्टी की, जो है लाल मिट्टी। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसका रंग लाल होता है और ये हमारे प्रायद्वीपीय भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर फैली हुई है। इसका असर देखना हो तो तमिलनाडु को देखिए, जहां 2/3 जमीन इसी मिट्टी की है। ये दक्षिण भारत के एग्रीकल्चर की रीढ़ है। और इसका ये खास लाल रंग, ये इसमें मौजूद आयरन ऑक्साइड मतलब लोहे के कणों की वजह से आता है। और अब हमारी चौथी और आखिरी मिट्टी है लैटेराइट। ये मिट्टी बड़ी खास परिस्थितियों में बनती है। ऐसी जगहें जहां तापमान भी बहुत ज्यादा हो और बारिश भी खूब होती हो। इसका बर्ताव भी बड़ा अनोखा है। इस मिट्टी की सबसे दिलचस्प बात है इसका दोहरा स्वभाव। सूखने पर ये ईंट जैसी सख्त हो जाती है और गीली होने पर एकदम मुलायम। इसकी नेचर एसिडिक होती है और यही चीज इसे केरल जैसे राज्यों में चाय और कॉफी के बागानों के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाती है। तो ये चार्ट पूरी कहानी को एक नज़र में साफ कर देता है। देखिए, सबसे ऊपर है जलोढ़ मिट्टी, जिसका दबदबा सबसे ज्यादा है। इसके ठीक पीछे है लाल मिट्टी, जो दक्षिण भारत पर छाई हुई है। और फिर आती है काली मिट्टी। यही बंटवारा भारत के कृषि नक्शे को आकार देता है। तो हमने इन मिट्टियों के बारे में तो जान लिया, लेकिन अब बात करते हैं उस सबसे बड़े खतरे की जिसका ये सब सामना कर रही हैं। ये खतरा है सॉइल इरोजन, यानी मिट्टी का कटाव। अब एक ऐसा आंकड़ा जो आपको सच में चौंका देगा। भारत की 60% जमीन, मतलब आधे से भी ज्यादा, मिट्टी के कटाव की चपेट में है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम हर साल अरबों टन उपजाऊ मिट्टी खो रहे हैं। ये हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए एक साइलेंट इमरजेंसी की तरह है। और ये कटाव धीरे धीरे होता है। इसकी शुरुआत होती है बारिश की एक बूंद से, जो मिट्टी के कणों को अलग कर देती है। फिर पानी की एक पतली परत पूरी की पूरी ऊपरी मिट्टी को बहा ले जाती है। इसके बाद छोटी छोटी नालियां बनती हैं और आखिर में ये चंबल घाटी की तरह बड़े बड़े खड्डों में बदल जाती हैं, जिसे गली इरोजन कहते हैं। लेकिन हर मुश्किल का हल होता है।
अच्छी बात यह है कि उम्मीद अभी बाकी है। अब देखते हैं कि इन कीमती मिट्टियों की सेहत को कैसे ठीक किया जा सकता है और उसे कैसे संभाला जा सकता है। समाधान अक्सर सिंपल साइंस में छिपा होता है। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई है तो उससे न्यूट्रल करने के लिए चूना मिलाया जाता है, और अगर वो बहुत ज़्यादा एल्कलाइन यानी क्षारीय है तो जिप्सम उसे बैलेंस करने में मदद करता है। वैसे प्रकृति के पास भी अपने खुद के उपाय हैं। मटर, उड़द और सोयाबीन जैसी कुछ फसलें तो जादूगर की तरह काम करती हैं। वो हवा से नाइट्रोजन खींचकर उसे मिट्टी में फिक्स कर देती हैं, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। तो हमने जमीन से शुरू हुई इस पूरे यात्रा को देखा, अलग अलग मिट्टियों को समझा, उनके खतरों को जाना और उनके उपाय भी देखे। पर अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सारी जानकारी इतनी जरूरी क्यों है? इसका जवाब ना बहुत सीधा सा है। हमारी थाली में मौजूद हर एक चीज, चाहे वो चावल हो, दाल हो या कोई सब्जी, उसकी कहानी मिट्टी से ही शुरू होती है। समीकरण बिल्कुल साफ है। स्वस्थ मिट्टी तो स्वस्थ भोजन, और स्वस्थ भोजन तो स्वस्थ देश। और आखिर में एक तारीख याद रखिएगा, 5 दिसंबर, वर्ल्ड सॉइल डे। ये दिन हमें याद दिलाता है कि वो नींव जिस पर हमारी पूरी दुनिया टिकी है, वो हमारे पैरों के ठीक नीचे है। सवाल बस इतना है कि क्या हम इस अनमोल खजाने को बचाने के लिए वाकई तैयार हैं?